आज बात करते हैं भारत में लिव इन रिश्तों की। क्या भारत में लिव इन रिश्ते मतलब कानूनी हैं? तो हाँ, कानूनी मान्यता तो मिल गई है काफी हद तक, पर समाज इसे कैसे देखता है वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। पहले ये साफ कर लेते हैं, लिव इन रिश्ता होता क्या है? देखो, सीधे शब्दों में कहें तो जब दो बालिग लोग मतलब अडल्ट्स बिना शादी किए अपनी मर्जी से आपसी सहमति से एक घर में साथ रहते हैं। ठीक है, आपने कहा ये कानूनी है, पर इसकी कुछ शर्तें भी होंगी। हाँ, बिल्कुल शर्तें हैं। कानून देखता है कि दोनों बालिग हों, दोनों की रजामंदी हो, और महत्वपूर्ण बात कि वो पहले से किसी और से शादीशुदा ना हो। अब अदालतों की बात करते हैं। मैंने सुना है कि कोर्ट्स का रोल इसमें बहुत बड़ा रहा है। अरे हाँ, बिल्कुल। अदालतों के फैसलों ने ही धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप इन रिश्तों को एक तरह से कानूनी पहचान दिलाई है। देखो, शुरू में कोई एकदम साफ कानून तो था नहीं इस पर, लेकिन 1978 में एक केस था, बद्री प्रसाद मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जोड़ा बहुत लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहता है तो कुछ शर्तों के साथ उसे शादी जैसा माना जा सकता है, खासकर जैसे विरासत या प्रॉपर्टी के मामलों के लिए। अच्छा, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, काफी पहले से इस पे सोचा जा रहा था। और हाल के सालों में कुछ बड़े फैसले हुए। हाँ बिल्कुल, हाल के सालों में तो काफी बड़े बदलाव आए। जैसे 2010 में एस खुशबू वाला मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क बात कही कि दो बालिग लोगों का आपसी सहमति से साथ रहना संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अनुच्छेद 21? हाँ, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने साफ कहा कि लिव इन में रहना अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, भले ही समाज इसे ठीक ना समझे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास हुआ, क्योंकि वो एक बड़ी चिंता रहती है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत जरूरी सवाल है। देखो, 2013 का इंदिरा शर्मा मामला इसमें बहुत अहम है। कोर्ट ने फिर यही बात दोहराई कि सहमति से बना लिव इन रिश्ता ना तो गैर कानूनी है, न ही कोई अपराध। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी केस ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून 2005 यानी डीवी एक्ट के तहत सुरक्षा का अधिकार दिया। अच्छा, डीवी एक्ट के तहत? हाँ। और एक और केस था, लता सिंह 2006, उसने भी यही कहा था कि बालिग जोड़े अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं, चाहे वो अलग जाति या धर्म के क्यों न हो, और ये संविधान उन्हें बचाता है। तो ये सब व्यक्तिगत आजादी की तरफ बड़े कदम थे। तो मतलब कोई एक सिंगल लिव इन कानून भले ही ना हो, पर जो मौजूदा कानून है और कोर्ट के फैसले हैं वो सुरक्षा देते हैं, जैसे अनुच्छेद 21 और आपने बताया ये घरेलू हिंसा कानून। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विवाह की प्रकृति वाले संबंध यानी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज शामिल हैं। ये मतलब अदालतें कैसे तय करती हैं कि कोई रिश्ता इस कैटेगरी में आता है या नहीं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, अदालतें कोई एक चीज नहीं देखती, वो कई चीजें देखती हैं। जैसे जोड़ा कितने समय साथ रहा, क्या उनका घर एक ही था मतलब साझा छत थी, क्या वो आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे, क्या उनके बच्चे हैं, समाज में वो खुद को कैसे पेश करते थे, क्या उनमें आपसी कमिटमेंट मतलब समर्पण था। इन सब बातों को मिलाकर अदालत एक राय बनाती है कि रिश्ता शादी की प्रकृति का था या बस एक अस्थायी व्यवस्था थी। और एक और चीज है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, ये थोड़ी टेक्निकल है, पर इसका मतलब है कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय तक साथ रहता है तो कानून ये मान सकता है कि उनकी शादी हुई है, जब तक कि इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत ना हो। इसे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कहते हैं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो भारत में लिव इन रिश्ते कानूनी तौर पर मान्य हैं, ये गैर कानूनी नहीं है। अदालतों ने इसे मौलिक अधिकार से जोड़ा है। कानून अपनी जगह है और समाज की सोच अपनी जगह। कानूनी मान्यता मिल जाने के बावजूद सामाजिक स्वीकृति मिलना वो भी एक बड़ी लड़ाई है, सच कहें तो। और ये जानकारी उन सबके लिए जरूरी है जो या तो ऐसे रिश्तों में हैं या फिर समाज में व्यक्तिगत आजादी के मुद्दे पर सोचते विचारते हैं। बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप में जो पुरुष रहते हैं उनकी कुछ कथित चुनौतियों के बारे में है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में भी है ये विषय। पारंपरिक शादी में तो चीजें साफ हैं, कानूनी सामाजिक सीमाएं वो सब, कि लिव इन व्यवस्था पुरुषों के लिए कई बार एक मुश्किल स्थिति बना सकती है। मुश्किल मतलब किस तरह से? जैसे कानूनी सुरक्षा की कमी हो या सामाजिक स्वीकृति उतनी ना हो। स्रोत इसे एक तरह से नो एग्जिट सिचुएशन जैसा बता रहा है पुरुषों के लिए। अच्छा, इसी नजरिए को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर। कि रिश्ता शुरू तो होता है आपसी सहमति से, साथ रहने की उम्मीद से। हाँ, दोनों तरफ से। पर अगर मान लीजिए रिश्ता टूटता है
तो पुरुष पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं। हाँ, ये तो सुना है। स्रोत के मुताबिक ऐसी स्थिति फिर पुरुष पर रिश्ते में बने रहने का दबाव डाल सकती है या फिर पैसों की उगाही का जरिया भी बन सकती है। हाँ, और यहीं पे वो कानूनी अस्पष्टता वाला मुद्दा आता है जो स्रोत उठा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या मतलब कानूनी अस्पष्टता से? देखिए, स्रोत के अनुसार जो शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे वो भी बाद में कानूनी पछड़े में पड़ सकते हैं। कैसे? अगर महिला बाद में ये दावा करे कि सहमति जबरदस्ती ली गई थी या धोखे से। ओहो। और इस दस्तावेज के हिसाब से ऐसी स्थिति में पुरुष के लिए खुद को बेगुनाह साबित करना वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है, पुरुषों के लिए अगर उनके साथ धोखा हुआ हो या जबरदस्ती सहमति ली गई हो तो वैसी कोई स्पष्ट कानूनी सुरक्षा है नहीं। अच्छा, तो ये एक तरफा सा लग रहा है स्रोत के हिसाब से। घरेलू हिंसा कानूनों पर भी इसमें कुछ कहा गया है, ये भी एक अहम पहलू है। बिल्कुल। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम का जिक्र करता है। कहता है महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये नोट करता है कि पुरुषों के लिए भारत में ऐसा कोई खास कानून नहीं है, जबकि स्रोत मानता है कि हिंसा तो भाई किसी भी तरफ से हो सकती है। सही बात है। ये दस्तावेज इस पर भी ध्यान दिलाता है कि कुछ दूसरे देशों में कानून जेंडर न्यूट्रल हैं, मतलब लिंग तटस्थ, पर भारत में नहीं। तो इससे स्रोत के मुताबिक दुरुपयोग की आशंका रहती है। हाँ, स्रोत का कहना है कि इससे इन कानूनों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। अच्छा, कानूनी जोखिमों के अलावा क्या स्रोत ने पैसे वैसे मतलब वित्तीय पहलुओं पर भी कुछ कहा है? हाँ, वित्तीय पहलू भी इस विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है। क्या है उसमें? स्रोत के अनुसार अगर कोई जोड़ा काफी लंबे समय तक साथ रहता है तो महिला भरण पोषण यानी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये तो पता है। लेकिन ये अधिकार पुरुषों को नहीं मिला है, ऐसा स्रोत बताता है। ओहो, तो यहाँ भी एक असंतुलन दिख रहा है स्रोत को। जी, और फिर से यहाँ भी स्रोत इन कानूनों के संभावित दुरुपयोग और इसे उगाही का जरिया बनाने की संभावना की तरफ संकेत करता है। ये पहलू तो सामाजिक रूप से भी काफी मायने रखता होगा। रिश्ते के टूटने की स्थिति में सामाजिक और भावनात्मक असर पर स्रोत का क्या कहना है? हाँ, उस पर भी ध्यान खींचा है स्रोत ने। क्या कहता है? इसके मुताबिक महिलाओं के लिए रिश्ते से बाहर निकलना सामाजिक तौर पर शायद थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये दस्तावेज तर्क देता है कि महिला साथी पुरुष के भविष्य के विवाह में कानूनी या सामाजिक अड़चनें डाल सकती है। जैसे शादी रोकने की कोशिश करना या समारोह में कोई बाधा डालना, इस तरह की चीजें। वहीं अगर पुरुष ऐसा कुछ करे तो समाज उसे गलत मानता है, उसकी छवि खराब होने का डर रहता है। हाँ, ये बात तो है। तो स्रोत का निष्कर्ष यह है कि पुरुषों के लिए रिश्ता खत्म करना सामाजिक और भावनात्मक रूप से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऊपर से कानूनी कार्रवाई का डर तो रहता ही है। ये स्रोत कानूनी सुरक्षा, सामाजिक धारणाएं और रिश्ते से बाहर निकलने की प्रक्रिया में एक कथित असंतुलन की ओर इशारा कर रहा है। असंतुलन? हाँ, मतलब इसके तर्कों के मुताबिक ये स्थिति पुरुषों को ज्यादा अनिश्चितता और जोखिम में डाल सकती है, खासकर तब जब रिश्ता खत्म होने की कगार पर हो। था डी वेलुसामी बनाम डी पचाईयम्मल, वो इस लिहाज से अहम था कि उसमें कोर्ट ने पहली बार यह तय करने की कोशिश की कि कानूनी मान्यता या कह लीजिए सुरक्षा पाने के लिए लिव इन संबंध कैसा होना चाहिए। सिर्फ साथ रहना काफी नहीं माना गया। अच्छा, तो क्या शर्तें रखी कोर्ट ने? कोर्ट ने कुछ बातें कही, जैसे कि जोड़ा लंबे समय तक साथ रहा हो, समाज में खुद को पति पत्नी की तरह दिखाते हों, एक तरह की साझा गृहस्थी हो, जिम्मेदारियां बटी हों। यहीं से वो घरेलू संबंध या डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाली बात मजबूत हुई। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें शादी ना होते हुए भी घर परिवार जैसी बातें हों, एक स्थायित्व हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि रिश्ते का अंदाज, समाज में उसकी छवि, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल। फिर इसमें कानूनी सुरक्षा वाली बात कैसे आई, जैसे घरेलू हिंसा से बचाव? ये बहुत जरूरी पहलू है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और ये बात साफ तौर पर सामने आई इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा मामले में, जो 2013 का है। इस केस में अदालत ने घरेलू हिंसा कानून 2005 के दायरे में लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया। ओके। कोर्ट ने कहा कि अगर लिव इन रिश्ते में रह रही महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांगने का भी अधिकार होगा। दिलचस्प बात यह भी थी कि कोर्ट ने अलग अलग तरह के लिव इन रिश्तों का भी जिक्र किया था। कुछ रिश्ते महज सुविधा के होते हैं, कुछ जानबूझकर शादी से बचने के लिए, तो कुछ शादी के वादे पर टिके होते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि हर लिव इन रिश्ता एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल।
अब अगर बात करें रिश्ते की स्थिरता की या कानूनी मान्यता की, खासकर जब लोग बहुत लंबे समय से साथ रह रहे हों, क्या इस पर भी कुछ नया आया है हाल में? हाँ, इस पर भी ध्यान दिया गया है। कौशल्या देवी बनाम प्रवीण कुमार 2023 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो कानून यह मान लेगा कि वो शादीशुदा हैं। मान लेगा मतलब एक तरह की प्रिजम्पशन। हाँ, बिल्कुल। इसे शादी की कानूनी धारणा या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कहते हैं। कानून मान लेता है कि शादी हुई है जब तक कोई मजबूत सबूत देकर इसे गलत साबित न कर दें। अच्छा। इससे लंबे रिश्तों को एक कानूनी स्थिरता मिलती है। संपत्ति या उत्तराधिकार जैसे मामलों में ये मददगार हो सकता है। और एक और हालिया फैसला है रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य 2024 का। इसमें भी एक अहम बात साफ हुई। कोर्ट ने माना कि अगर दो वयस्क मर्जी से लंबे समय तक लिव इन में रहे हैं तो बाद में महिला का ये कहना कि रिश्ता शादी के झूठे वादे पर बना था और इसलिए ये बलात्कार है, ये दावा मानना मुश्किल होगा। मतलब लंबे सहवास में जो आपसी सहमति होती है उसे अहमियत दी गई है।